नमस्कार, न्यूज 21 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ते हैं और विभिन्न सामाजिक और अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं। और यदि जनता से जुड़ा कोई समस्या हो तो उसके समाधान की बात हम इस विशेष कार्यक्रम में करते हैं। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड आरएस किशोर असवाल जी। तो सबसे पहले तो हम सबका स्वागत करेंगे, साथ ही आपको बता दें आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो असवाल जी, न्यूज 21 के स्टूडियो में सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आपका। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे स्टूडियो आए आप। नमस्कार। कैसे हैं साहब, आप बताएं। ठीक है सर। बहुत बहुत विशेष आपको धन्यवाद। काफी समय से हम आपसे चर्चा परिचर्चा में मिलना चाह रहे थे, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो असवाल जी, बातचीत का जो सिलसिला है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, मिशन सुखी जीवन निरोगी काया एनजीओ के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। आप इससे जुड़े हुए हैं, इस एनजीओ के बारे में हमें बताएं, किस तरह का काम किया जाता है इस एनजीओ में? देखिए, सुखी जीवन निरोगी काया, जैसा कि इसके नाम से ही है, इसका शाब्दिक अर्थ स्पष्ट होता है। सुखी जीवन निरोगी काया, जीवन सुखी रहे और स्वस्थ रहे। तो इसकी जो प्रेरणा जो हमें मिली थी और इसके बारे में जो हमें बताया गया, तो सबसे पहले एक हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर अमित पारासर है, विद्याधर नगर के डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो उन्होंने किसी टाइम के अंदर मेरा खुद का भी है जो फिजियोथेरेपिस्ट में इलाज किया था, तो तब से हम जुड़े हुए थे। तो उन्होंने उनकी ये इच्छा थी कि एक इस प्रकार से एक एनजीओ स्थापित किया जाए जिसमें हम जन सेवा का भी कार्य कर सकें चिकित्सा के साथ साथ। तो उस वक्त का फिर हमने उनको रजिस्टर्ड करवाया। तो इसका उद्देश्य यही था, सुखी जीवन निरोगी काया। तो इसके हमने 10 उद्देश्य बनाए थे, जिसमें कि जगह जगह कैंप लगाना और ब्लड डोनेशन वगैरह का, और जो भी इस प्रकार से जो वरिष्ठ नागरिक जो हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट की समस्याओं से पीड़ित हैं, उनका चिकित्सा उनको निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये इसका मेन उद्देश्य था। निःशुल्क जो चिकित्सा सुविधा है उपलब्ध कराना, जन सेवा के लिए कहने का मतलब। जी साहब। तो किशोर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बात करें तो आज के समय में वरिष्ठ जनों की हम अगर बात करें तो वो कौन कौन सी बड़ी समस्या है उसके बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, जिसे लेकर वृद्ध जन जो है वो आज भी परेशान हो रहे हैं, फिर चाहे हम बात करें प्रदेश स्तर की बात करें या राष्ट्रीय स्तर की बात करें। देखिए, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम सीनियर सिटीजन्स के लिए माता पिता भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक के लिए एक एक्ट लाया गया था 2007 में। इससे पहले भारत सरकार के द्वारा ये नीति बनाई गई थी कि अपने देश में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्धजन हैं, उनकी हितार्थ, उनकी सेवार्थ इस प्रकार के कार्य किया जाए ताकि उनका सुखमय जीवन हो। बिल्कुल। तो उसी कंसेप्ट को दृष्टिगत रखते हुए और राजस्थान सरकार ने भी 2007 में इसके नियम बनाए थे। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम जो 2007 में बना था, उसके नियम बनाए थे 2010 के अंदर। तो 2010 में इस प्रकार से नियम बनाए थे। तो उसके आधार पर ये वरिष्ठ नागरिकों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में था। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की जो समस्याएं हैं, वैसे वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष की आयु जिसकी हो जाती है वो वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आता है। वैसे देखा जाए तो वरिष्ठ नागरिक जो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो भी 60 वर्ष ही निर्धारित की गई है। तो उसी हिसाब से 60 वर्ष इसमें किया गया है। और उसमें हम देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिक जो समाज में जो एक इस प्रकार से अपेक्षा की जाती है उनसे कि अपने माता पिता का ध्यान रखें। बिल्कुल। और उनके बारे में किसी प्रकार की कोई उनकी समस्या हो, उनका सुखी जीवन रहे। बिल्कुल। तो उनके बारे में उन्होंने ये सब देखते हुए उन्होंने इस प्रकार का ये एक्ट के रूप में इसको विधिवत रूप से इसका संचालन किया गया है। तो साहब, आगे हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे असवाल जी कि इसी से जुड़ा अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी। हमारे देश में वृद्धावस्था पेंशन की योजना किस तरह से लागू है, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या अलग अलग राज्यों में विभिन्न राशि पेंशन के रूप में दी जा रही है? आप इस विषय से जुड़े हुए हैं तो बेहतर रूप से प्रकाश डाल सकते हैं इस बात पर। देखिए, वृद्धावस्था के बारे में अपने राजस्थान सरकार में जिस प्रकार से, जैसे हम आज देखते हैं कि आज भी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने झुंझुनू में इसका है इस योजना के बारे में, और उन्होंने 1500 रुपए प्रत्येक
परिवार को दिए थे जो कि वंचित थे इसके। लेकिन हमारा जो मेन जो वृद्धावस्था पेंशन, एक वृद्धावस्था पेंशन के अंदर एक तो वृद्धावस्था पेंशन जो इसमें सामाजिक पेंशन के रूप में आती है, और एक है जो हम जो रिटायर्ड जो होते हैं उनके बारे में। तो मैं आपको रिटायर्ड की जो है उसके बारे में बताते हैं कि हम 60 वर्ष की आयु में हम रिटायर हो जाते हैं। तो 60 वर्ष की आयु के पश्चात ये पेंशन वगैरह हमें मिलती है जी। और उसके बारे में सरकार के द्वारा सारी योजनाएं बनाई गई है, पेंशन की बनाई गई है। तो किशोर जी, एक शब्द अक्सर हमें सुनने को मिलता है, आपने भी जरूर सुना हुआ होगा कि सामाजिक सुरक्षा की मैं बात कर रही हूँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मैं बात कर रही हूँ। कई देशों में इसको लेकर कानून भी बनाए हुए हैं। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश और बाकी दुनिया की सोशल सिक्योरिटी में किस तरीके का अंतर है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आम भाषा में इसे कैसे समझा जाए। देखो, सोशल सिक्योरिटी में ये होता है कि हमारे इस प्रकार की कोई ऐसे जो परिवार है जी, जो वंचित है और सुख सुविधाओं से वंचित है, तो राज्य सरकार ने इस प्रकार का एक ऐसा एस्पेक्ट बनाया है कि उनको उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। ठीक है। तो अगर बात करें पिछले 20 साल के कार्यकाल की, तो देश में 10 साल मनमोहन सरकार और 10 साल मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है। ऐसे में इन दोनों कार्यकालों में आपकी नजर में कैसा इन्होंने काम किया, सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या अंतर आपको देखने को मिला, और सबसे बड़ी बात है आपने खुद ने क्या महसूस किया? देखो मैडम, इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो राजनीतिक बातें हैं। अब इसमें अपन किसी के शासन की अपन तुलना नहीं कर सकते हैं, जो राजनीतिक बात। अब तो मेन जो इसमें मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पुरानी बातें तो अलग थी, लेकिन अब जैसे जैसे राज्य सरकार का योजनाएं आई तो उसमें दिन दिन से योजनाएं में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो वर्तमान जो सरकार है वो धीरे धीरे इन योजनाओं को काफी लाभदायक योजनाएं लेकर आ रही है। आपके कहने का मतलब है कि काफी जो परिवर्तन आया है पिछले 10 सालों की, अगर हम बात करें मनमोहन सरकार की, अगर बात करें मोदी सरकार की, कहने का मतलब है आपकी बातों में जो मैंने समझा है कि अभी काफी परिवर्तन, हित के लिए तो काफी परिवर्तन है। ठीक है साहब, हम बात करें राजस्थान की, तो प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन। हाँ जी साहब। मैं ये आपको निवेदन मेरा ये है जो कि आम अपने को व्यक्ति को, आम नागरिक को भी ये जानना जरूरी है, इसकी जो भरण माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का तो भरण पोषण अधिनियम बनाया गया है 2007 में। इसमें कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें मुख्य ये प्रावधान है कि हम अपेक्षा ये करते हैं कि अपने जो माता पिता हैं उनके जो पेरेंट्स की जो उनके बच्चे हैं वो उनकी परवरिश करें, ये अपेक्षा करते हैं। लेकिन कई परिवार अभी भी ऐसे हैं जो कि दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनके सुखी जीवन के लिए राज्य सरकार ने एक ये भरण पोषण अधिनियम के नाम से है जो ये लेकर शुरू किया। बहुत ही अच्छी पहल आपका कहने का मतलब है, आप काफी संतुष्ट हैं। ये एक एक्ट बना हुआ है, जो एक्ट है जो काफी विस्तृत एक्ट है और जब एक्ट ही बन गया तो इसमें एक्ट में कई प्रकार के प्रावधान निहित है। जिसमें एक सबसे बड़ा इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई अपने परवरिश नहीं करता है और अपने दायित्वों को निर्वाह नहीं कर रहा है तो उसके लिए दंडनीय प्रावधान भी किया गया है। बहुत बढ़िया पहल है। मैं कहूंगी इसके लिए एसडीएम कोर्ट के अंदर इसके लिए वो किया जा सकता है, दावा पेश किया जा सकता है। जैसे अभी अगर अपन इसको बहुत ही गहराई में जाना चाहें तो अभी अपन देखते हैं कि भरतपुर में एक अपने प्रभावशाली नेता थे नेता थे जानना चाहेंगे हम। हाँ, तो उन्होंने है जो एक भरण पोषण अधिनियम के तहत एसडीएम कोर्ट में अभी हाल ही में करीबन 10-15 दिन की पहले की बात है उन्होंने किया था। उसमें हालांकि हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इससे यह आभास होता है कि इससे है जो बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हैं कहने का मतलब है। अब इसी के आगे इसके क्रम में है जो सुखी जीवन के लिए एक जो ओल्ड एज होम, बिल्कुल उनके बेटे हैं और मान लो वो किसी प्रकार से कहीं बाहर रहते हैं या वो दुखी होकर के कहीं बाहर जाना पसंद करते हैं, सरकार ने
वृद्धाश्रम की व्यवस्था की है। ये एक्ट में भी इसका प्रावधान एक्ट में इसमें का प्रावधान है। तो उसमें वृद्धाश्रम के अंदर ऐसे व्यक्ति वो उनका आराम से वहां पर रह सकते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये एक्ट में भी प्रावधान है और इसके साथ साथ कई लोग बड़े बड़े आदमी भी इसमें वृद्धाश्रम में रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अपने जयपुर के अंदर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रेम निकेतन आश्रम है। ठीक है, प्रेम निकेतन आश्रम, इसमें बड़े बड़े लोग जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं, वहां रहते हैं। एक प्रकार से 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी वगैरह उसमें। जो वैसे कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं साहब, आप ज्यादा जानकारी रखते हैं, पर कुछ लोग अपनी मर्जी से भी कुछ लोग देखिए इसमें आते, सारी फैसिलिटीज उनको मिल जाती है। उसमें ये है मैडम कि ये वर्तमान में अपन देखते हैं कि इस युग के अंदर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई जो अपने उनके बेटे वगैरह जो पढ़ लिख करके विदेश में रह जाते हैं, कई बार वो काम की वजह से चाह के भी नहीं आ पाते, तो ऐसे के लिए सरकार ने काफी फैसिलिटीज बना रखी है। तो उस स्थिति के अंदर वो उनके जो माँ बाप हैं वो कहाँ रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका भी जाना उनकी इच्छा है, उनका कैरियर है, स्वाभाविक है। तो वो क्या है कि उनको है जो उनकी व्यवस्था है वृद्धाश्रम में कर देते हैं। वृद्धाश्रम में ओल्ड एज होम में। तो देखिए अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की तो प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की हम बात करेंगे, तो दिशा में जो कई जो योजनाएं हैं जैसे कि आपने बताई कि उठाए गए हैं, इस पर आपके अपने क्या विचार हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धाजनों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर आपके अपने क्या विचार हैं? देखिए मेरा इसमें ये सबमिशन है कि ग्रामीण परिवेश में अभी भी ऐसे परिवार रहते हैं जो काफी वंचित हैं। क्योंकि सिटी की अगर साहब हम बात करें, जैसे कि आपने बताया बड़ी फैसिलिटीज दी गई हैं, 5 स्टार जैसे आपने बताया आश्रम बने हुए हैं जहाँ पे कुछ पेरेंट्स अपनी मर्जी से भी आते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की कोई सुविधाएं देखने के लिए मिलती, काफी परेशान होते हैं। उसके लिए ये किया है सरकार ने, एक योजना बनाई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात है। तो प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम खोलने के लिए योजना बना रखी। ठीक है, प्रत्येक और एक्ट में भी है इसका, और जो अब नई गवर्नमेंट जो आई है और इस प्रकार से केंद्र सरकार की भी योजना है कि हर जिले के अंदर एक वृद्धाश्रम हो। हर जिले के अंदर एक वृद्धाश्रम हो। अब उसमें आप ये देख सकते हो कि उन वृद्धाश्रम के सार संभाल देख रेख किस प्रकार से की जाए, तो उसके लिए भी एक्ट में प्रावधान है कि भाई वृद्धाश्रम के अंदर किस प्रकार की सुविधाएं हो। ठीक है, और कई जो सरकारी वृद्धाश्रम होते हैं और कई प्राइवेट होते हैं। हालांकि गाँव में प्राइवेट होना तो संभव नहीं है। वहाँ पे सरकारी सुविधाएं जो है वो दी गई है। असल से अगर हम बात को आगे थोड़ा सा हम आपसे बढ़ाना चाहेंगे, देखिए हम बात करें तो आप रिटायर्ड आरएस हैं, आपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को काफी करीब से देखा है। यहाँ एक और सवाल जहन में भी आ रहा है मेरे कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान की स्थिति इतनी बदतर कैसे हो गई है? शांतिप्रिय राजस्थान आज बदमाशों की सिटी क्यों बन गया है? क्योंकि देखा जाए तो आए दिन जो गैंग वॉर्स होते रहते हैं, फायरिंग होती है, घर में घुसकर फायरिंग हो रही है, ऑफिस में हम बात करें खुलेआम जो है मर्डर हो रहा है। तो आखिर जनता जो है सरकार से कैसे उम्मीद रखेगी? इस दिशा में कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपने धरातल पर काम किया है और चीजों को सबसे करीब से देखा है। देखिए मैडम, इसमें मेरा विचार ये है, हालांकि हम 2008 में मैं रिटायर हो गया था जी, तो हमारे जमाने के अंदर और इस जमाने में काफी अंतर है। पर साहब आपका पद इतना बड़ा, आपको इतना अनुभव है, आपसे ज्यादा करीबी तो अब उस हिसाब से मैं आपको मेरा ये निवेदन है इसके अंदर कि ये जो व्यवस्थाएं जो चल रही है जिसमें कि सोशल मीडिया है जी साहब और मोबाइल का इंटरनेट का है, इसका दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग तो है ही, इसके साथ साथ दुरुपयोग भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर दूसरा ये जो अपनी जो न्याय व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि इसमें त्वरित न्याय नहीं है। तो पहले से सुधार आया है या हालत बद से बदतर हो गई है? सुधार तो आया है, लेकिन जितने कानून बनते हैं तो उनको साइबर क्राइम वगैरह है, उनको तोड़ने के अलग अलग तरीके के नियम, वो उनकी जो करतूत जिसको बोलते हैं, एक शब्द है करतूत, इस प्रकार के हो जाते हैं। तो यह है कि अब समस्या तो धीरे धीरे देखो, कोई सुधार तो इतना होगा नहीं। इसमें इतना जरूर कर सकते हैं कि अपनी न्याय व्यवस्था के अंदर ये आपको मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो निवेदन कर रहा हूँ कि अपराधी अगर पकड़ में आ गया तो उसका जो डिस्पोजल करना है न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, 3-4 महीने के अंदर डिस्पोजल करके और फाइनली है जो उसको यदि या तो उसको दोष मुक्त कर दो, एक्शन लेना चाहिए। हाँ, एक्शन लेना चाहिए। इतना लंबा समय लेकिन वो क्या है कि साल 2-2 साल 5-5 साल तक चलता रहता है।
साहब ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चीज से पर्सनली मैं भी अपनी अगर एक आम व्यक्ति के तौर पे राय रखूं तो बहुत खींचा जाता है हमारी कानून व्यवस्था। आपको नहीं लगता है कि सर यहाँ अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत मामलों को खींचा जाता है, अपराधियों को बैठ के जेल में खिलाया जाता है, उनको हट्टा कट्टा किया जाता है, न्याय जल्दी, किसी भी केस को आप देख लें तो लंबा खींचा जाता है, कहने का मतलब। तो इसके लिए ये व्यवस्था प्रावधान इस प्रकार से किया जाए कि जैसे ही सबसे पहले होता है कि पुलिस में रिपोर्ट जाती है, पुलिस के वाले जाकर चालान वगैरह पेश करते हैं, ये करते हैं, और फिर बाद में जाकर के एक लोअर कोर्ट से आता है, फिर बाद जाकर के हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी व्यवस्था इस प्रकार की हो कि 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने समझ लो, बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर सारा डिस्पोजल। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी का जो फांसी की सजा हुई, ठीक है, तो या तो उसको फांसी की सजा से एक्सोनरेट कर दो पूरी तरह से, और या फांसी लगानी तो लगानी है। अब उसमें मर्सी पिटीशन में डाल दिया आपने, बिल्कुल, अब मर्सी पिटीशन के अंदर उसको भी खींचे जा रहे हैं, तो इससे अपराधी का मनोबल बढ़ता है, और बाकी जो केसेस हैं वो भी पेंडिंग होते जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अगर हम बात करें प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति का हाल किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। आपने तो जमीनी स्तर पर काम किया है, बहुत सारे केसेस देखे होंगे आपने, तो ज्यादातर विभागों में जो करप्शन की खबरें हैं सामने आती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सरकार अभियोजन स्वीकृति देने में आनाकानी भी करती है, देर लगाती है। इस विषय में आप बहुत बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं साहब। देखिए, भ्रष्टाचार का वैसे कानून बना हुआ है साहब। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो जेडीए हो गया, निगम हो गया, यूडीएच हो गया, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये जो पब्लिक डीलिंग के जो ऑफिसर्स है उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार के तरीके बदल गए अब। ठीक है, वैसे तो भ्रष्टाचार देखो कम तो होगा नहीं, और लेकिन ये है कि इसके तौर तरीके जो है ना भ्रष्टाचार के वो धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये हो कि जो अभियोजन स्वीकृति वगैरह मिलती है और दोषी को जो सजा वाली वो बात आ गई, तो या तो उसको बरी कर दो और या उसको सजा दे, लेकिन वो सालों साल लटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप अभियोजन स्वीकृति की जैसे साहब हम बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपके समय में जब आपने काम किया, तो उस समय क्या कार्रवाई इस तरह के मामलों में जल्दी होती थी? अब क्या बदलाव आया है? ऐसा हमारे टाइम के अंदर तो इस प्रकार के साधन ही नहीं थे, इस प्रकार के न तो ये मोबाइल था और न इस प्रकार का सोशल मीडिया था। अब आजकल आप कहीं भी जाओगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कहीं मोबाइल के अंदर कहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहीं हो रहा है, हर जगह आदमी के पकड़ है। आदमी कहाँ से बचेगा? कहीं नहीं बच सकता। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार भी एक जी जारी रखें। तो इस प्रकार से है, जो नए तरीके आ रहे हैं, नए उनकी जो नए कानून बन रहे हैं, और कानूनों को उसको तोड़ने की नई लोगों में कला आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की, तो क्या सही मायनों में जिस उद्देश्य के लिए इस विभाग को बनाया गया है उसकी पूर्ति हो पा रही है आपके हिसाब से? क्योंकि राजनेताओं के दबाव जो है अक्सर चलते हैं, भ्रष्टाचारियों पर कड़ा शिकंजा नहीं कसा जाता है और उनके लिए बचना आसान हो जाता है। देखिए, इसमें मैडम ये है कि भ्रष्टाचार विभाग जो है, इसका एसीबी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इसका नया नाम एसीबी, ठीक है, ब्यूरो। तो अब इसमें काम तो अच्छा कर रहा है और पकड़ में भी आ रहे हैं, रोजाना खबरें भी आती है। और पहले के टाइम के अंदर तो बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स थे और भी इससे बड़े बड़े पदों पर थे, वो भी पकड़े गए हैं, सब है। इसलिए काम तो अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अब यह है कि अब आप समझो कि भाई भ्रष्टाचार को खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल, तो वो तो देखो असंभव है। ठीक है। इसमें यह हो कि उनका अंकुश तो काफी लग गया। अंकुश काफी कहने का मतलब लग गया। देखिए साहब, अगर हम बात करें तो आजकल राजनेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, हम बात करें आरएएस हो या आईएएस अधिकारी हो, तो किस तरीके का दबाव जो है वो एक अधिकारी को झेलना पड़ता है? क्योंकि आजकल की सरकार, हम कह सकते हैं, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी ही चला रहे हैं। देखिए, इसमें यह होना चाहिए कि राजनेता जो है वो सिफारिश करते हैं और पहले से ज्यादा सिफारिश होती है, और जो पहले जो एक अधिकारी का जो पद जितना प्रभावशाली था उसमें भी काफी गिरावट आई है। ये तो प्रशासनिक अधिकारी को कितना दबाव झेलना पड़ता है? बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। आज कोई भी कहीं भी कोई अपराध होता है तो उसी वक्त उसके पास में टेलीफोन रहता है कि भाई इसका ये करना, और तो उस समय वो जो कार्य करना चाहेगा, सख्त एक्शन लेना चाहेगा, तो वो नहीं ले सकता है। वो नहीं ले सकता है, कहने का मतलब है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि
ये भी देखे साहब, आपने देखा होगा कि जो आम जनता इस तरह के मामले में आम जनता ही जो है वो पिसती है, उनके काम जो होते हैं जल्दी नहीं होते, उसको खींचा जाता है। जो बड़े रसूल वाले होते हैं उनका काम फौरन हो जाता है, पैसे खिला दिए जाते हैं। हाँ, ये तो है। ये तो इसमें अंकुश भी लगा है, कम भी हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से है जो ये लुप्त नहीं हुआ है और नहीं हो सकेगा। ये भी मैं बता देता हूं, लुप्त नहीं हो सकेगा। ये आप अपने अनुभव से कहने का बता रहे हैं। जितना कानून बनाओगे उसको कानून की तोड़ने की नई नई तरकीबें निकलती रहेगी, क्योंकि बात जैसे हमने की। हाँ साहब, लेकिन इसमें यह है कि इस प्रकार से कार्य हो कि जो एक्शन प्लानिंग जो है वो एकदम टाइमली हो, टाइमली डिस्पोजल, तब जाके कहीं ना कहीं जाकर के अंकुश लगाया जा सकेगा। ठीक है किशोर जी, अगर हम बात करें वरिष्ठ जनों से जुड़े ऐसे कौन से कानून है या ऐसी कौन सी योजना है जो आपको लगता है कि उसे लेकर जागरूकता लाने की जरूरत है, या आपके जी या आपके हिसाब से मैं जानना चाह रही थी कि वरिष्ठ जनों को योजनाओं की जानकारी मिलनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों की जो कई समस्याएं है, सबसे पहले तो एक मेरा निवेदन ये है इसमें कि व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं। जी जी बिल्कुल। कि जितने भी अपने वरिष्ठ नागरिक वैसे तो नियमानुसार तो 60 वर्ष की आयु जिसकी होती है वो वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में आता है, श्रेणी में आता है। जी जी। लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें जी जी, तो जो व्यक्ति 75 का से अब हो जाता है ना, वो एक तरह से दिखता है कि ये वास्तव में है जो बुढ़ा आदमी है, वृद्ध है, वृद्ध जन की। बिल्कुल बिल्कुल साहब। व्यवहारिक तो अब उन व्यक्तियों के अंदर उनकी एक प्रकार से सर्वे हो उसका। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनके सर्वे करे कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं हमारे समाज में और तो जो कि वास्तव में वृद्ध है, असहाय है और निर्बल है और जिनको राजकीय सहायता की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति है जी, और वो पैरालिसिस का बीमार है। बिल्कुल, मैं आपसे वही जानना चाह रही थी। और बिल्कुल दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, इलाज की कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर उनके आंकड़े अगर सरकार के पास में और उनकी समुचित रूप से चिकित्सा व्यवस्था करें तो वो एक काफी लाभदायक कार्य हो सकेगा। ठीक है असवाल साहब, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में वो कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़े स्तर पर कार्य किया जाए या बदलाव लाया जाए, बहुत हद तक ना सही तो अगर सिर्फ वरिष्ठजनों की अगर मैं बात करूं, आम इंसानों की जिंदगी में भी कुछ उससे परिवर्तन आ जाए। देखिए मैडम, इसमें मेरा सबमिशन ये है और मेरी खुद की मान्यता भी है। ठीक है, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि अपने जो जैसे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जो समाज है वो ग्राम पंचायत है, वहाँ का प्रमुख जो वहाँ की जनप्रतिनिधि की जो संस्था है उसका सरपंच है और वो वार्डों में विभक्त है। तो हर वार्ड के अंदर करीबन जो 500 की आबादी होती है। ठीक है, तो 500 की आबादी के अंदर अगर मान लीजिए उसकी एक सर्वे किया जाए कि ऐसे कितने व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन सरकार कागजी कार्रवाई करती है, भाषणबाजी तो करती है, लेकिन जो वास्तविकता के अंदर जो करना चाहिए वो नहीं करती। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। कागजी कार्रवाई भी इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में देख लीजिए, शहरी क्षेत्र के अंदर जो वार्ड है, एक पार्षद के पास में लगभग 20-25 हजार। अब वहां अगर मान लीजिए पार्षद है जो नियमित रूप से, ये नहीं कि डेली वो अपना जाकर के अपने क्षेत्र में जाए, लेकिन कभी कभी जाकर के वो ये तो जानकारी कर सकता है कि अपने यहाँ पर कितने वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुखी हैं, चिकित्सा की उनकी आवश्यकता है लेकिन नहीं करते हैं, मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं। और अगर और भी आगे जाओगे तो एमएलए वगैरह को, जो अपने विधायक है, जो सांसद, माननीय विधायक, इन लोगों को लेकर कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। और सिर्फ मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त कुछ इनको याद आती है, उसके बाद ये गहरी नींद में सो जाते हैं, मैं ये कहूंगी। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जो काफी जो वृद्ध जन है वो वाकई में परेशान और घर से बेघर है। हाँ, फिर बाद में उनकी है जो वो ये कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिसका इस्तेमाल करके उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। योजनाएं बनी है लेकिन वो कागजों तक सीमित है, कागजों तक सीमित है, व्यवहारिक दृष्टि से वो लागू नहीं की गई है। ठीक है, नहीं, सर्वे हो, इनका सर्वे होना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब तो देखिए, अब आप ये देखिए कि अगर मान लो इसका सर्वे करे तो मुश्किल से आप देखोगे तो एक मोहल्ले के अंदर, एक वार्ड के अंदर मुश्किल से 2-4-5% आदमी मिलेंगे। बिल्कुल, ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो उनका है जो जानकारी की जा सकती है, उनका जीवन स्तर की जा सकती है, सुधारा जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें वृद्ध जनों के लिए बनाए गए ओल्ड होम को लेकर क्या प्रक्रियाएं जो हैं अपनाई जानी चाहिए आपके हिसाब से? ओल्ड होम के लिए ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि जो वास्तव में ऐसे परिवार जिनके जो उनके जो परिवार, जो उनके जो माता पिता है जो रहते हैं, अकेले रहते हैं और वो विदेश में रहते हैं, तो उनकी एक सूची तैयार की जाए। ठीक है कि ये परिवार है और इनके जो बच्चे हैं वो विदेश में रह रहे हैं, तो अब उनका ये देखा जाए भाई आपका जीवन स्तर किस प्रकार का है। अगर वो सुखी है वहां पर तो ठीक है, लेकिन आप ये तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अकेले कैसे रहेंगे वो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सूची तैयार होनी चाहिए। हाँ, सूची बननी चाहिए। हाँ, कि इतने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जो बेटे हैं वो विदेश में रहते हैं और माँ बाप अकेले रहते हैं। 70-80 वर्ष के हैं और अकेले रहते हैं वो। बिल्कुल। इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगी साहब कि रेलवे में वृद्धजनों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही पेंशनर को इनकम टैक्स में भी छूट चाहिए, तो उसको लेकर सरकार की ओर से क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए अभी हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ पेंशन समाज से। बिल्कुल। तो हमने ये एक मुद्दा उठाया था कि अपने रोडवेज में बसों के अंदर 50% जो आरक्षण है, किराए में रियायत है, कंसेशन, वो नहीं मिलता था, तो वो तो अभी लागू कर दिया इन्होंने 50। लेकिन रेलवे के अंदर भी पहले लागू था ये, लेकिन वो जब एक कोविड का कार्यकाल आया था, कोविड का काल आया था, उस समय इसको हटा दिया गया। हाँ, तो उसको दोबारा चालू करना चाहिए। हालांकि परसों के पेपर में आया था कि सरकार, जब हमने इसकी मांग उठाई थी तो उसमें ये आया था कि सरकार जो रेलवे के अंदर जो कंसेशन जो पहले नहीं दे रहे थे, उस कंसेशन को दोबारा चालू करें। लेकिन अब उसमें ये होता है कि हम लोग जो है ना, ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और वो भी है जो इसकी मांग नहीं करते हैं ना। अब हमारे जैसे मान लो कोई रुचि रखते हैं तो इनको उठाते हैं तो वो कहीं आते हैं, वरना पेपरों में आए, पत्रकार वगैरह, बिल्कुल ये मामले उठते हैं और कागजों में ही दब जाते हैं, कागजों में शुरू होते हैं, कागजों में दब जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी प्रकार से हवाई यात्रा है, हवाई यात्रा में सुविधा दो, कंसेशन मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किशोर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनहित से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कोई ऐसी मांग जिसे आप सरकार से सीधा पहुंचाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? इसमें मैडम ये कहना चाहता हूं मैं कि जैसे इनकम टैक्स की बात है, हम पेंशनर हैं, देखिए इनकम टैक्स है, जैसे कि इसका अपन गहराई से देखें, ठीक है, इनकम टैक्स उसको लगता है जो कि काफी उसकी आमदनी होती है। बिल्कुल आमदनी होती है, इतने जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बिल्कुल उनकी आमदनी उतनी होती है और उसके आधार पर उस पर इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। लेकिन जो पेंशनर है, जो रिटायर हो गया, अब वो उसको जो मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो गुजारा भत्ता है उसके लिए, और उसमें भी आप जो इनकम टैक्स लगाते हो, उस पे छूट मिलनी चाहिए। उसमें छूट क्या है, उसको माफ करना चाहिए इनकम टैक्स को। भाई औरों से करो, अच्छा चलो वो सरकारी कर्मचारी से लो, लेकिन वो सर्विस में रहे थे, जब पेंशनर के रूप में जो आ गया और उसमें से आप इनकम टैक्स काट लेते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए कोई मांग नहीं उठाता है, कोई मांग नहीं उठाता। हम लोगों में ही इस प्रकार से शिथिलता होती है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे चैनल के माध्यम से जो आज आपने एक अपनी बात रखी है, आपने मांग रखी है, इस पे सरकार जो है जरूर गौर करे और इस तरह की जो स्कीम्स है लोगों के लिए लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साहब, आज आपसे हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में बातचीत करके बहुत सारी नई जो जानकारी आज हमको मिली, बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे लिए आपने अपना समय निकाला। आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके स्वस्थ जीवन के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप कुशल मंगल रहें और हम चाहेंगे कि फिर किसी हमारे अगले कार्यक्रम में आप जरूर पधारिए हमारे लिए समय निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज के कार्यक्रम में हमने सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार और कानून से जुड़े कई गंभीर विषयों पर रिटायर्ड आरएस किशोर असवाल जी से काफी सारी आज हमने चर्चा परिचर्चा में बातचीत की है। तो किशोर जी, आपने हमारे लिए अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे जनता के हित से जुड़ी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार।